आज एक किसान साल के 365 दिन अपने खेतों में कई प्रकार के फसलों की बुआई करता है। उस बुआई के क्रम में रबी में चने की फसल, मसूर की फसल, मटर की फसल, सरसों की फसल, तो जायद के रूप में मूंग की फसल, मक्के की फसल, और जब एक किसान के सामने खरीफ का सीजन चालू होता है तो बड़े पैमाने पर धान के फसल की बुआई। और इन सभी फसलों में किसान रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करता है और बेहिसाब इस्तेमाल करता है, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। और इन रासायनिक उर्वरकों में मुख्य रूप से यूरिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर एक होड़ के रूप में किसानों के बीच एक कंपटीशन होता है कि मैं ज्यादा। लेकिन क्या रासायनिक उर्वरकों की एक अच्छी मात्रा का इस्तेमाल हम अपने खेतों में कर रहे हैं, इन फसलों पे कर रहे हैं, तो उसका फायदा इन फसलों को मिल रहा है, या फिर ज्यादा मात्रा में इन उर्वरकों के इस्तेमाल से हमारी फसल को नुकसान पहुंच रहा है? इस विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी से पहले अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। राधे राधे किसान भाइयों, फार्म टू फ्यूचर का प्लेटफॉर्म और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मनोज आपके साथ अपने खेतों के बीच से चारों तरफ मटर की फसल लगी हुई है, फूल पे है, फूल से फलियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। हम कह सकते हैं कि रबी का सीजन जो है वो अपने मिड स्टेज पे है। आगे के 2 महीने के बाद रबी के सीजन का समापन और किसान के सामने जायद का सीजन जो 2 से 2.5 महीने का होता है, फिर दोबारा खरीफ के सीजन की शुरुआत हो जाती है। और जब ये खरीफ का सीजन किसानों के सामने आता है तो उस समय उर्वरकों के इस्तेमाल की जो होड़ देखने को मिलती है किसानों के बीच में, वो अपने आप में एक हास्यास्पद विषय बना हुआ है। एक किसान अपने खेतों में फसल की बुआई करता है, आज बुआई नहीं करता है, 30 साल, 35 साल, 45 साल पहले से फसलों की बुआई करता आ रहा है, उससे पहले से। लेकिन अगर हम अपने यादों को संजोएं तो 30-35 साल पहले भी खेतों में फसलों की बुआई होती थी, लेकिन उस समय इन फसलों में उर्वरकों का इस्तेमाल, खासकर रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल जो है नहीं के बराबर होता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ता गया, रासायनिक खादों का इस्तेमाल खेतों में किसानों के द्वारा बढ़ता गया, दिन व दिन बढ़ता गया, और एक कंपटीशन के स्तर पर बढ़ता गया कि मैं तुमसे ज्यादा, तो मैं तुमसे ज्यादा, तो मैं तुमसे ज्यादा। और इन रासायनिक खादों में जो सबसे बड़ी मात्रा होती है वो यूरिया की होती है, जो हमारी फसल को नाइट्रोजन देता है। सिंपल वे में किसान जो है वो फसल की बुआई करते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि कहीं से भी इन फसलों में किसी भी प्रकार की कमी दिखाई दे रही है तो यूरिया का इस्तेमाल करो। ये यूरिया के इस्तेमाल से ये जो कमी है ये ठीक हो जाएगी और हमें इस फसल से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। और इस होड़ में किसान कभी कभी अपनी एक फसल पे या फिर एक सीजन की फसल पे 3-3 बार यूरिया का इस्तेमाल अपने खेतों में कर लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम खरीफ के सीजन में धान के फसल की बुआई करते हैं। अभी खरीफ का सीजन समाप्त हुआ है, तब जाकर रबी के फसलों की बुआई हुई है। उस समाप्ति वाले सीजन को अगर एक किसान पढ़ने की कोशिश करे, गंभीरता से उस पर सोचने की कोशिश करे, तो आपको ऐसे भी किसान मिल जाएंगे जिन्होंने धान के फसल की बुआई की, रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद उन खेतों में उर्वरकों का एक स्पेशल डोज, और उस स्पेशल डोज में बड़े पैमाने पर यूरिया का इस्तेमाल खेतों में किया गया। जब वो पौधे जो है वो 45 से 50 दिन की अवस्था में पहुंची तो फिर कुछ किसान ऐसे दिखाई दिए जिन्होंने दोबारा यूरिया का इस्तेमाल अपनी फसल पे किया। पौधे जब गाभ की अवस्था में आई तो तीसरी बार यूरिया का इस्तेमाल किया, और उसमें जो मात्रा रखी उन्होंने वो प्रति एकड़ के हिसाब से 75 से 90 किलो, और कुछ किसानों ने तो 150 किलो के आसपास की मात्रा को मेंटेन किया। लेकिन क्या इतने बड़ी मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल, खासकर यूरिया का इस्तेमाल, इन फसलों को वो फायदा पहुंचा रहा है जिसके लिए लोग बेहताशा इस उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब धान की बात को छोड़ दीजिए, खेतों में जिस भी प्रकार की फसलों की बुआई होती है, अगर पौधों के वास्तविक वानस्पतिक ग्रोथ की पूरी संरचना को टटोलने की कोशिश, फसल की बुआई करते हैं या एक किसान अपने खेतों में फसल की बुआई करता है, बीजों में जर्मिनेशन प्राप्त होता है। जर्मिनेशन के 30 से 40 दिन तक उन फसलों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। उसके वानस्पतिक ग्रोथ का जो स्टेज चल रहा होता है वहाँ पे उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और उस नाइट्रोजन की पूर्ति हम यूरिया से कर सकते हैं। क्या 5 kg प्रति कट्ठे के हिसाब से यूरिया का अब इस्तेमाल खेतों में करते हैं तभी जाके हमारी फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले विकसित होते हैं, फसल ज़्यादा हरी दिखाई देती है, या फिर वो काम हमें कम मात्रा में यूरिया के इस्तेमाल से भी हो जाता है? किसान भाइयों, जब हम यूरिया जो फर्टिलाइजर है उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि 1 टाइम
हम इसे अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg प्रति कट्ठे के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। एक किसान 1 kg प्रति कट्ठे के हिसाब से अप्लाई करता है, एक किसान 5 kg प्रति कट्ठे के हिसाब से अप्लाई करता है, और उन दोनों फसलों में जो ग्रोथ दिखाई देती है लगभग बराबर दिखाई देती है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ समय तक वो जो 5 kg वाली यूरिया के इस्तेमाल वाला जो प्लाट है उसमें फसल ज़्यादा हरी दिखाई दे, लेकिन फसल का ज़्यादा हरी होना उसके अच्छे उत्पादन की गारंटी नहीं देता है कहीं से भी। और फिर वैसे किसान जो 45 से 50 दिन में या 70 दिन के आसपास जब धान की फसल गाभ पे होती है, वैसे समय में भी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। उस समय में इन पौधों को कहीं से भी नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है, और उसका मुख्य कारण ये है कि उस समय जो पौध है वो अपने प्रोडक्टिव फेस में होती है। वहाँ पे अगर हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो वास्तविक स्टेज वाइज ग्रोथ है वो वहाँ पे रुक जाती है। फिर ये जो पौध है वो दूसरे ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी पौध जो है वो एक स्ट्रेस का सामना करने के लिए मजबूर हो जाती है, और उसका आपके फसल के उत्पादन पे एक प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ पे अपनी फसल के साथ जो मेरा अनुभव है इस साल का वो बताने की कोशिश करता हूँ। अभी जो खरीफ का सीजन समाप्त हुआ है, उस सीजन में मैंने 11 से 12 एकड़ में धान के फसल की बुआई की। मेरे आसपास भी कई किसानों ने धान के फसल की बुआई की थी। मैंने अपनी फसल में 40 दिन के आसपास उर्वरकों का पहला डोज अप्लाई किया, और उसका कारण ये था कि धान के फसल की रोपाई दूसरे किसानों की अपेक्षा मेरी पहले हो गई थी, और दूसरे किसानों की रोपाई का काम चालू था, तो मेरी जो फसल है वो निराई गुड़ाई की अवस्था में पहुंच चुकी थी। लेकिन मजदूरों की कमी के कारण समय पर वो निराई गुड़ाई पूरा नहीं हो सका। निराई गुड़ाई में लेट होने के कारण जो उर्वरक मुझे 20 से 25 दिन की अवस्था में अप्लाई कर देना चाहिए था, वो मैं 40 से 45 दिन की अवस्था में अप्लाई कर सका। जब मैंने उस उर्वरक का इस्तेमाल किया और उसकी जो डोज रखी 1 kg प्रति कट्ठे के हिसाब से, अगर एकड़ के हिसाब से जोड़े तो 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया, और 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से अमोनियम सल्फेट, जो कि यूरिया का ही एक दूसरा रूप है। और कई महीने में अगर आपकी फसल को नाइट्रोजन की जरूरत होती है तो मैं यूरिया से ज़्यादा बेटर अमोनियम सल्फेट को मानता हूँ, क्योंकि ये जो अमोनियम सल्फेट है ये डायरेक्ट रूप से आपकी फसल को लगता है और आपकी फसल को यूरिया की अपेक्षा जल्दी नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। जबकि यूरिया जो है वो 3 स्टेजों में उसमें टूट होती है, तब जाके उसका जो नाइट्रोजन है वो आपके पौधों के ग्रहण करने के लायक होता है। तो इन दोनों खादों में से 1-1 kg का डोज मैंने प्रति कट्ठे के हिसाब से 30 किलो प्रति एकड़ यूरिया और 30 किलो अमोनियम सल्फेट, मतलब 1 एकड़ में 60 किलो खाद को अप्लाई किया, और 1 टाइम अप्लाई किया। फिर मैंने उस फसल में किसी भी प्रकार के उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन दूसरे किसानों को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि फर्स्ट अप्लाई में ही उन्होंने उर्वरक की मात्रा को मुझसे 2 गुना या 3 गुना अपने खेतों में छिड़काव करवाया, और कई किसानों ने दूसरी बार छिड़काव भी करवाया। और जब धान की कटाई हुई तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो उनके मुकाबले बेहतर नजर आया। हालांकि इस इलाके में इस साल प्राकृतिक उतार चढ़ाव इस प्रकार का रहा कि हमारे धान की फसल में जो है अच्छी उपज किसानों को नहीं मिल सकी। जो एवरेज उपज मिलनी चाहिए थी वो भी किसानों को नहीं मिल सकी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे धान की उपज जो है उन दूसरे किसानों के धान की उपज से, जिन्होंने अपने खेतों में ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, उनसे बेहतर नजर आई। और जब रियलिटी इस प्रकार की है तो हम इन उर्वरकों के बेवजह और बेहिसाब इस्तेमाल की होड़ में क्यों शामिल हो रहे हैं। इस होड़ का जो हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, एक तरफ हमारी मिट्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, हमें ज़्यादा लागत अपनी फसल के साथ लगानी पड़ रही है, और जो उत्पादन मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो फिर आखिर किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब हम इसके विषय में बारीकी से सोचते हैं तो 2 कारण मुख्य रूप से नजर आते हैं, और उन कारण है वो जानकारी की कमी। किसान खेती कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन जिन फसलों की बुआई कर रहे हैं उनकी वानस्पतिक रिक्वायरमेंट, जरूरत क्या है, इन रासायनिक खादों का जो हम अपनी फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी फसल को किस प्रकार से बेनिफिट, किस स्थिति में बेनिफिट दे सकती हैं और ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, और हमारे किस खेत की मिट्टी को किस प्रकार के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, किस फसल को किस प्रकार के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है,
इन सभी चीज़ों की जानकारी की कमी जो है एक किसान को जो है वो खाद के बेहिसाब इस्तेमाल की होड़ में शामिल कर देती है। और दूसरा जो कारण दिखाई देता है उसका भी कहीं न कहीं जो मुख्य कारण है वो जानकारी का अभाव है। और चूंकि किसानों के अंदर जानकारी नहीं है तो दूसरे किसानों की देखा देखी में वो उस होड़ में शामिल हो जाते हैं, और जब वो एक बार शामिल हो जाते हैं तो अपनी जेब के अनुसार जितना हो सकता है वो उर्वरकों को अपने खेतों में छिड़क देना ही अपना एक अंतिम उद्देश्य समझते हैं। बाद में वो ये आकलन नहीं कर पाते हैं कि उस उर्वरक के इस्तेमाल से हमें जो उत्पादन मिला है वो बढ़िया मिला है या उससे और नुकसान में हम रहे हैं। हम कृषि के कार्यों में लगे हुए हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है कि लाइन जो है, जो धागा है वो काफ़ी महीन है। और ये मार्जिन ऑफ प्रॉफिट तभी हम इन फसलों से ले सकते हैं जब छोटी छोटी बारीकियों को सही रूप से व्यवस्थित कर प्रबंधन के नाम पर अप्लाई करें इन फसलों के साथ, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। और उसका कारण यह है कि फसलों की लागत बढ़ती जा रही है, हमारा प्रॉफिट घटता जा रहा है और हम अपने इन फसलों के साथ उर्वरकों के बेवजह इस्तेमाल, बेहिसाब इस्तेमाल की दौड़ में निरंतर भागते जा रहे हैं, तेज़ी से भागते जा रहे हैं और दूसरे किसानों की अपेक्षा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं से भी जायज़ नहीं है।